डायर वुल्फ वो जानवर है जो 13,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन आज वो हमारे साथ फिर से जिंदा है। वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, या फिर ये दावा है क्लोजर्स बायोसाइंस कंपनी का। ये कंपनी तो ये भी दावा करती है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे जानवरों को वापस लाने वाले हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसा कि टास्मेनियन टाइगर जो पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था। Sadly, they disappeared in 1936, and the last one lived in Hobart Zoo. और इसके अलावा दो बर्ड्स जो 1600 सेंचुरीज में ही मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो चुका था। He is the foolest bird. या फिर वोली मेमथ, ये बड़े बड़े कद के हुआ करते थे और हाथियों के रिलेटेड थे, और ये बर्फानी इलाकों में रहते थे, यानी कि ICH वगैरह में। और ये जानवर भी 4000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस कंपनी के मुताबिक डायर वुल्फ उनका पहला कामयाब अटेम्प्ट है किसी जानवर को डी एक्सटिंक्ट करने में। ये वुल्फ की एक किस्म है जो गेम ऑफ थ्रोन टीवी शोज की वजह से भी मशहूर हुई है। अगर आपने उस टीवी शो को देखा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से सेंट्रल कैरेक्टर्स के पास जो मेन कैरेक्टर्स थे, उनके पास जो डायर वुल्फ थे वो एज अ पेट थे। इससे मुतासिर होकर 2 डायर वुल्फ को इस कंपनी ने डी एक्सटिंक्ट किए, जिनमें से एक का नाम रिम्यूलस है और दूसरे का जो नाम है वो रेमस है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ये प्रोजेक्ट ना अमेरिका के किसी खास और खुफिया जगह पर की गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये धूप में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अब ये 5 महीने के हो चुके हैं। इन बच्चों को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितने नायाब हैं। ये उस दौर में पैदा हो चुके हैं जहाँ पर इनके किस्म का कोई और जानवर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और इनके साथ तीसरा डायर वुल्फ भी मौजूद है जो कि एक मादा है, और कंपनी ने इसका नाम खलीसी रखा है। पहली बार सुनने पर ये सब कुछ कमाल लगता है ना, बट रियलिटी तो कुछ और है। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि वो लोग जो है वो डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया है, बल्कि ये किसी नॉर्मल वुल्फ का, आम वुल्फ होता है ना, उनका ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है। ये सब कुछ कैसे किया गया, चलो इस वीडियो में जानने की गहराई से कोशिश करते हैं। ये साल था 1854 का। अमेरिका के ओहियो राइवर के करीब इंसानों को पहली बार डायर वुल्फ के जो फॉसिल थे वो मिले। 1858 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि ना इन डायर वुल्फ को है जो है वो कैनिस जेनस में रखा जाए, और फिर इसका साइंटिफिक नाम रख दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है खौफनाक कुत्ता, यानी कि सब कुत्ते जैसे जानवर जैसे वुल्फ, डियर और इसके अलावा जो है वो डॉग्स वगैरह जो है वो कैनिस जेनस में आते थे। इसी वजह से इसका नाम कैनिस डायरस रखा गया, ये समझ कर के ये कुत्ते की ही एक नस्ल है। फिर 1918 में जॉन मेरियम लॉस एंजलिस के tar pits में डायर वुल्फ के जो फॉसिल्स थे उनको स्टडी कर रहे थे। उसने इस फॉसिल को स्टडी करने के बाद कहा कि ये जानवर बहुत अलग है और इसे कैनिस जेनस में नहीं रखना चाहिए, इसके लिए तो एक अलग जेनस होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उसकी बात को किसी ने नहीं माना, और उसके बाद 100 सालों तक लोग ये समझते रहे कि डायर वुल्फ्स, ग्रे वुल्फ्स और मॉडर्न वुल्फ्स के ना जो करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में ना एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने इंसानों की सोच को डायर वुल्फ्स को लेकर सब कुछ बदल दिया। फॉसिल्स को ना डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चला कि जो डायर वुल्फ्स थे ना वो मॉडर्न वुल्फ्स से बिल्कुल ही अलग थे। तकरीबन 5.7 मिलियन ईयर्स पहले ही वो दूसरे जो वुल्फ वगैरह थे ना उनसे अलग हो चुके थे। और इस फॉसिल को स्टडी करने के बाद ये भी पता चला कि जो डायर वुल्फ्स थे ना वो नॉर्थ अमेरिका में जो मॉडर्न वुल्फ्स थे ना, ग्रे वुल्फ्स, उनके साथ और कोयटोस के साथ एक लंबे अरसे तक भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की, कोई जीन्स मिक्स नहीं हुई। और फिर उसके बाद तकरीबन 13,000 साल पहले जो डायर वुल्फ्स थे ना वो अचानक ही एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो ग्रे वुल्फ्स थे ना वो जिंदा रहे। ये क्यों हुआ, कोई इसकी असल वजह नहीं जानता, लेकिन ये माना जाता है कि जो डायर वुल्फ्स थे ना वो बड़े बड़े जानवरों को शिकार करते थे, और शिकार करने की वजह से जो उनका जो शिकार थे ना वो ख़त्म हो गए, और इसी वजह से जो डायर वुल्फ्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये थ्योरी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि खाने की कमी नहीं थी, या फिर वो बड़े बड़े जानवरों का आदी हो चुके थे। और दूसरी थ्योरी ये थी कि एक दूसरे जानवरों की तरह क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर सके, दूसरे ग्रे वुल्फ्स की तरह आपस में जो है वो मिक्स नहीं हो सके, और इसी वजह से माहौल के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। डायर वुल्फ्स की जो फॉसिल्स थी ना उनको स्टडी करने के बाद डिटेल में ये पता चला कि जो वो मॉडर्न वुल्फ्स थे ना, डायर वुल्फ जो थे वो बहुत ही अलग थे। वो अलग क्यों थे, क्योंकि जो डायर वुल्फ्स थे ना वो मॉडर्न वुल्फ्स थे जो आजकल के वुल्फ्स हैं ना उनसे 25% तक बड़े साइज में थे। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का जो शो देखा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डायर वुल्फ्स थे उनको बहुत बड़े बड़े दिखाए गए हैं, यहाँ तक कि लॉयंस जितने बड़े बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी में वो इतने बड़े नहीं थे। हकीकत तो ये है कि ना उनका जो सर था ना वो दूसरे वुल्फ्स से बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा लंबा और चौड़ा था, और उनकी जो जास थी ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी एज कम्पेयर टू अदर वुल्फ्स। और उनका जो कोट था ना, ऊपर के जो बाल थे वो हल्के हल्के सफ़ेद थे।
और मॉडर्न वुल्फ्स की तरह ही ये भी ग्रुप में रहते थे और ग्रुप में ही शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से उनको शिकार करना आसान हो जाता था। अब सवाल आता है डी एक्सटिंक्शन का। इस कंपनी ने डायर वुल्फ्स को कैसे डी एक्सटिंक्ट किया, उन्होंने इस प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया। देखो, डी एक्सटिंक्शन का ना सिंपल मतलब है कि एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को वापस लाना। सिंपल लफ्जों में ना किसी चीज को एक्सटिंक्शन से वापस लाना। अगर देखा जाए तो डी एक्सटिंक्शन का ना 3 सिंपल प्रोसेस है, लेकिन बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन होते 3 हैं। पहला प्रोसेस है बैक ब्रीडिंग का। इसमें ना किसी जिंदा जो जानवर है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका करीबी जो रिश्तेदार है ना जिंदा, उसको लिया जाता है, उसको चुना जाता है और फिर उसके बाद ये यकीनी बनाया जाता है कि ना उसमें एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर की ना खसूसियत मौजूद हों और फिर उसे नस्ल दर नस्ल क्रॉस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है उसकी खसूसियत वापस आ जाए। असल जिंदगी में ना इसका एग्जाम्पल है क्वागा प्रोजेक्ट। इस फोटो को देखो, इस जानवर को क्वागा कहते हैं। ये आगे से तो ज़ेब्रा लगता है, लेकिन इसकी जो लाइंस वगैरह हैं ना, जो धारें हैं, वो कमर तक आती हैं और वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। और जो पिछला हिस्सा है ना, वो हॉर्स की तरह लगता है। ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जंगली जानवर था जो 1883 में इंसानों की बहुत से शिकार की वजह से, बहुत ज़्यादा शिकार करने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। ये जो स्क्रीन पर आप क्वागा जानवर की जो फोटो देख रहे हैं, ये आखिरी फोटो है जो हिस्ट्री में ली गई थी और ये रियल फोटो है। और ये फोटो इस जानवर के एक्सटिंक्ट होने से पहले ही ली गई थी। फिर इसके बाद ना 1887 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए साइंटिस्ट ने ऐसे ज़ेब्रास को चुना जिनकी धारें कम से कम हो और खास तौर पर पिछले हिस्से पर, और फिर उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। हर नस्ल में पैदा होने वाले ज़ेब्रास को कम से कम धार वाले ज़ेब्रास के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता और फिर उसमें से भी सबसे कम धार वाले जो बच्चे थे उनको चुना जाता। और इस तरह 20 साल और 3 नस्लों के बाद ऐसे ज़ेब्रास पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागा जैसे लगभग दिखने लगे। इस प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या क्वागा जैसे शक्ल इख्तियार करने से क्या ये असल में क्वागा जो है वो जानवर बन जाता है? असल क्वागा जानवर में ऐसी खसूसियत मौजूद थी जो हम नहीं जानते हैं और ये बैक ब्रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। हम किसी जानवर को एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर का शक्ल तो दे सकते हैं, लेकिन जो इन जानवरों के अंदर वो जीन्स मौजूद नहीं होते जो कि असल एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के अंदर मौजूद थे। और इसके बाद आता है हमारा डी एक्सटेंशन का दूसरा प्रोसेस जिसे क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग की प्रोसेस की मदद से किसी जानवर की बिल्कुल सही जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर की हेल्दी सेल्स चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर किसी जानवर की जो एक्टिव सेल्स है उसके अंदर से जो न्यूक्लियस होता है उसे निकाला जाता है और उसके करीबी रिश्तेदार जो जिंदा है उसके एग्स में डाला जाता है। ये बहुत मुश्किल है और है भी। 1996 में एक जानवर था डॉली द शीप जिसको क्लोन किया गया था। आपने स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका नाम डॉली है। ये 7 महीने की थी, लेकिन डी एक्सटेंशन के लिए क्लोनिंग पहली बार 2000 सेंचुरीज में हुई। स्पेन में एक बकरी की किस्म है जिसका नाम बोकाडो है, जो कि ना बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड थी। 6 जनवरी 2000 में इस किस्म की जो आखिरी बकरी थी ना वो मर गई और इस तरह ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन इसके एक्सटिंक्ट होने के 1 साल पहले ही साइंटिस्ट ने ना इसके जो सेल्स थे ना उसके सैंपल्स को कलेक्ट किया था। ये सेल्स सेफ तौर पर ना ठंडे स्टोरेज में रखी गई थी और इसी वजह से क्लोनिंग की कोशिश की जा सकती थी। उन्होंने सेल्स के न्यूक्लियस निकाले और उन्हें 57 डिफरेंट बकरियों के एग्स के अंदर डाल दिया। सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सिर्फ 7 बकरी जो थे वो हामला हो गई और उनमें से भी 6 बकरियों ने मिसकैरेज कर दिया और जो एक बकरी जो बची थी वो हामला हो सकी और उसने मादा बच्चे को जन्म दिया और उसमें भी लंग्स डिफेक्ट का जो प्रॉब्लम था और वो बचपन से ही था, जब से वो पैदा हो गई तभी से था और वो भी पैदा होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही मर गई। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बोकाडो जानवर जो था वो 1 दफ़ा एक्सटिंक्ट नहीं हो गया बल्कि 2 दफ़ा एक्सटिंक्ट हो चुका है। और इसी चीज़ को देखते हुए ये पता चलता है कि क्लोनिंग कितना ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद आता है हमारा डी एक्सटेंशन का तीसरा प्रोसेस जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सबसे नया है और सबसे मॉडर्न तरीका समझा जाता है क्योंकि इसमें साइंटिस्ट फॉसल्स इस्तेमाल करते हैं। वो फॉसल्स जिनमें हज़ारों सालों से डीएनए बचा होता है, स्टोर होता है, क्योंकि 1000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के फॉसल्स के अंदर डीएनए स्टोर हो सकता है। ये डेटा सेव करने का एक नेचुरल तरीका है। इसके लिए ना जो साइंटिस्ट है वो फॉसल से ना एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के जो डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं ताकि जो एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के जो जीन्स है ना उसको सही से पहचाना जा सके। और फिर उसके बाद उसके करीबी रिश्तेदार जो है वो जिंदा जो करीबी रिश्तेदार है उसके जीन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद वो डीएनए एडिटिंग करते हैं ताकि जो जिंदा रिश्तेदार का जो जीन्स है ना उसको चेंज किया जा सके ताकि एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के जो जीन्स हैं उन्हें दोबारा बनाया जा सके। और उसके बाद अल्टर सेल्स के साथ जो बाकी प्रोसेस होता है वो क्लोनिंग जैसा ही होता है। इन्हें किसी करीबी जिंदा जानवर में डाला जाता है और वो बच्चा जो होता है वो न्यू सेल्स और न्यू जीन्स के साथ पैदा होता है। इस प्रोसेस में भी ना 2 बड़ी चैलेंजेस सामने आती हैं।
सबसे पहला चैलेंज जो है वो कंप्लीट डीएनए हासिल करना, क्योंकि जो बहुत सारे फॉसिल्स जो है ना उनमें जो डीएनए होते हैं टूटी फूटी होती है, इसी वजह से कंप्लीट और सही हालत में मौजूद नहीं होती। इसी वजह से ये भी बहुत बड़ा मुश्किल सामने आता है। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो डीएनए की एडिटिंग होती है, क्योंकि डीएनए में ना मिलियंस ऑफ डीएनएस को जो डीएनए होती है ना उनको एडिटिंग किया जाता है, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। 2021 में ना एक बिलियनियर बेन लैम और जेनेटिक्स के ना माकूल साइंटिस्ट जियोर्ज चर्च ने मिलकर ना एक कंपनी बनाई जिसको क्लोजल्स बायोसाइंस कंपनी बोला जाता है। उस कंपनी का मकसद ही यही था कि एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को डी एक्सटिंक्ट करना। लेकिन इस कंपनी का जो मेन रीज़न था ना वो वूली मैमथ को वापस लाना था, जो कि 4000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब तो बस उन्हें राइट मोमेंट का ही इंतजार है। इसके अलावा वो तास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी वापस लाना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों जानवरों के लिए चैलेंजेस का कोई इंतहा नहीं है। वूली मैमथ के करीबी रिश्तेदार जो है वो एशियन एलिफेंट है, लेकिन एशियन एलिफेंट की जो प्रेगनेंसी का जो वक्त होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 22 मंथ्स का होता है। किसी भी एलिफेंट की जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है ना उनमें सबसे ज़्यादा लंबी एशियन एलिफेंट की ही होती है, और यही जो एलिफेंट है वो करीबी रिश्तेदार है वूली मैमथ का। और इतने लंबी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होता है उसकी वजह से जो है वो वूली मैमथ को वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा टास्मेनियन टाइगर की खास बात यह थी कि ये एक मार्सुपियल था। मतलब ये है कि ये भी कैंगरूज की तरह था, और इसके भी कैंगरूज की तरह ही पाउच हुआ करते थे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए और दूसरे जानवरों से सेफ रखने के लिए। अगर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो साइंटिस्ट को वॉर्म बनानी पड़ेगी, वो भी आर्टिफिशियल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा डोडो बर्ड को वापस लाने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये भी दूसरे जो परिंदे हैं उनकी तरह अंडे ही देता था, और यही अंडे इनके जीन्स को चेंज करना मुश्किल बनाते हैं। 2023 में सब लोग मिलकर एक मीटिंग बनाते हैं, और उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा जानवर बेस्ट होगा डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस के लिए। एक्चुअली में वो चुनना चाहते थे कि किसी एक ऐसे जानवर को जिसको वो अपना पहला स्टेप के थ्रू अटेम्प्ट करें, और तभी इस डिस्कस के अंदर बात आती है डायर वुल्फ का। किसी दूसरे जानवर के कंपैरिजन में डायर वुल्फ जो थे वो पॉप कल्चर में भी बहुत मशहूर हैं, जिनको गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा वारक्राफ्ट वीडियो गेम में भी दिखाया गया है, और इसी वजह से उन्होंने डायर वुल्फ को चुना ये सोच करके इनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। 2023 की गर्मियों में डायर वुल्फ के ऊपर ना क्लोजल्स जो बायोसाइंस कंपनी थी वो काम करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था कंप्लीट और हाई क्वालिटी डीएनए को ढूंढना, और इसी चीज़ के लिए ना दो सबसे प्रॉमिसिंग सैंपल्स मिले। एक फॉसल ओहियो के शेरिंडन केव से मिला जो कि डायर वुल्फ का ना एक दांत का टुकड़ा था, और दूसरा अमेरिका के इदाहो से मिला एक खोपड़ी। ये कोई 2000 साल पुरानी खोपड़ी नहीं थी, ये थी 70,000 साल पुरानी खोपड़ी। इन दोनों फॉसल्स के प्रोसेस से ना उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग शुरू की। उन्होंने इन दो सैंपल से बहुत ज़्यादा डेटा हासिल किया, जो एक्सटिंक्ट डेटा से 500 गुना ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कंप्लीट डायर वुल्फ के डीएनए को हासिल किया हो, बल्कि वो तो सिर्फ कुछ हिस्सा ही डीएनए हासिल कर पाए। फॉसल से उन्होंने कितना % डीएनए हासिल किए पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब अगला प्रोसेस था ना उस वुल्फ के डीएनए को ना ग्रे वुल्फ के डीएनए के साथ कंपेयर करना। उस कंपनी के मुताबिक ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ के करीबी रिश्तेदार हैं, और हाँ जिंदा भी। इन दोनों जानवरों का डीएनए 99.5% तक सिमिलर है, जिससे प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। हम देख सकते हैं कि कोई भी जीन्स जो डायर वुल्फ के जो जीन्स थे वो ग्रे वुल्फ में मौजूद हो सकते हैं, और इससे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रे वुल्फ से ही डायर वुल्फ को दोबारा डी एक्सटिंक्ट किया जाए। और तीसरे स्टेप है ग्रे वुल्फ के डीएनए में कौन कौन से जीन्स को चेंज किया जाए ताकि वो डायर वुल्फ की तरह हो जाए। उन्होंने 14 खास जीन्स चेंज करने का चुना, जो कि एक्सटर्नल फीचर्स पर फोकस्ड है, जैसे कि वुल्फ का साइज, उसके सर का साइज, उसके कोट का रंग और कितना प्लफी होगा। और चौथा उन्होंने जीन एडिटिंग की ताकि वो ग्रे वुल्फ में चेंजेस ला सकें। और जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया इस प्रोसेस के लिए उसे CRISPR-Cas9 बोला जाता है। और CRISPR जीन एडिटिंग कैसे काम करता है ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, और इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। खैर, इस कंपनी ने जीन एडिटिंग इस्तेमाल की, ग्रे वुल्फ के 14 जीन्स में 20 अल्टरेशन किए, और हज़ारों मॉडिफाइड सेल्स लैब में ग्रो किए गए। और अगला स्टेप 2024 के दरमियान में लिया गया। जिन सेल्स में एडिटेड जीन्स थे उनके न्यूक्लियस को निकाले गए, और दूसरी ही तरफ उन्होंने डॉग्स के एग सेल्स लिए और उन एग सेल्स के न्यूक्लिय भी निकाल दिए गए, और उसके बाद निकाले गए न्यूक्लिय इन एग सेल्स में डाले गए। 45 एम्ब्रियोज 2 डॉग्स में प्लांट किए गए, और इस तरह से ये पपीज पैदा हुए हैं। शुरू में वो भी नेचुरल बर्थ का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो डायर वुल्फ थे ना वो नॉर्मल वुल्फ से बड़े थे साइज में, और इसी वजह से उनके पपीज जो थे वो भी बड़े हो सकते थे, और ये प्रेग्नेंट डॉग के लिए हेल्दी नहीं थी। और इसी प्रोसेस के थ्रू 2 डायर वुल्फ्स जो थे वो एक ही दिन में पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम रोम्यूलस और दूसरे का नाम रेमस रखा गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बताऊंगा इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्विंस है जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका नाम इसलिए रखा गया है ऐसा क्योंकि ये रोम के ना मिथोलॉजिकल फाउंडर्स थे, और इस चीज़ को आप खुद गूगल कर लेना। लेट्स कम टू द टॉपिक। अपनी ज़िंदगी के पहले दिनों में ना ये जो डायर वुल्फ्स थे उन्होंने ग्रे वुल्फ्स के जो मदर्स थे ना उन्हीं का दूध पिया। वो डॉग जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था उनका दूध ना इनके लिए पूरा नहीं हो रहा था,
इसी वजह से इन्हें बॉटल से भी फीड किया गया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो दोनों डायरवुल्व्स है ना वो एक दूसरे के क्लोन हैं, क्योंकि इनके सेल्स में ना वही डीएनए है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ना ट्विंस होने के बावजूद भी इनके बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रेमस जो ज़्यादा बहादुर था और रेम्यूलस जो थोड़ा शाय था। अक्सर लोग क्लोनिंग का नाम सुनते ही ये सोचते हैं कि दो चीज़ें एक दूसरे के जैसे ही होंगे, हम शक्ल और फिर बिहेवियर भी तो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका डीएनए भी वही है तो आपका बिहेवियर ऊपर से कुछ और हो सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कुछ और हो सकती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। वो इन्वायरमेंट जिस पर आप पढ़ते हैं, बड़े होते हैं। इसके अलावा वो जीन्स भी अलग इंडिविजुअल्स पर अलग असर डालते हैं। ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन कौन से जीन्स ऑफ। और ये एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों के लिए भी सच है। किसी जानवर की असल हालत सिर्फ उसके डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, यह उसकी माँ और दीगर केयरगिवर्स पर डिपेंड करती है, उसके खाने और पीने की क्वालिटी एक्सेट्रा पर। बहुत से फैक्टर्स मिलकर किसी जानवर को वैसा बनाते हैं। खैर छोड़ो, वापस अपनी कहानी पर आते हैं। 30 जनवरी 2025 को खलीसी पैदा होती है, यानी कि ये एक डायरवुल्फ ही था, लेकिन ये पैदा होती है 2025 को। वो 2024 को पैदा हुए थे और इसका नाम ये कंपनी खलीसी रखती है, और ये एक मादा डायरवुल्फ है। बेन लेम जो कि कंपनी का फाउंडर था, उन्होंने कहा कि इन तीनों के दरमियान ना ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। यह कंपनी 3-4-5 जानवर और ऐसे पैदा करना चाहती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। उनको उनके फ्रीजर्स में रखा जाएगा और 10 फुट हाई सिक्योरिटी फेंस में रखा जाएगा। सोचिए ये उस एज पर हैं, यानी कि 5 महीने के हो चुके हैं, और ये उस एज पर हैं जब इनके माँ बाप इनको शिकार करना सिखाते हैं। लेकिन अब इनके जैसा तो कोई और डायरवुल्फ मौजूद नहीं है, तो इनको एक सख्त और जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा सख्त निगरानी में रखा जाएगा। इनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है इनके एक्सटिंक्ट हो चुके डायरवुल्फ की लाइफ स्टाइल से। 10-20 साल बाद जब ये डायरवुल्फ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि बुकार्डो जो है था वो एक्सटिंक्ट हो गया था दूसरी दफ़ा, तो इन्हें भी दूसरी दफ़ा एक्सटिंक्शन होने वाला जानवर बोला जाएगा। साइंटिफिकली ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसकी तकीद भी जायज़ है, क्योंकि डी एक्सटिंक्शन का असल मकसद सिर्फ मदूम होने वाले जानवरों को वापस लाना नहीं है, या ना कि उनको शोपीस बनाना या फिर उनके साथ फोटो वगैरह खींचना, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनको इस अर्थ और इसके इकोसिस्टम में वापस पनाह देना है, उसे वही इकोलॉजिकल रोल देना जो कभी उसका था। जैसे वॉल्यूम अहमद साइबेरियन ग्रासलैंड्स मेंटेन करते थे, उस वक्त ये उस इकोसिस्टम के हिस्सा थे। अब सवाल यह है कि अगर डायरवुल्फ को वापस लाया जाए तो क्या ये हमारे इकोसिस्टम में इसकी कोई जगह है? जो इसको जानते हैं वो कहते हैं कि ना ये बहुत बड़ा शिकारी जानवर था और आज शिकारी जानवरों की कमी है। डायरवुल्फ को वापस लाकर जंगलों में छोड़ देना, क्या इससे बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा जो उस वक्त के इकोसिस्टम में था? खास करके ये तो अमेरिका में रहते थे ना, अब अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इन जानवरों को जो है वो वापस ला रही है। क्या इकोलॉजी सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी तो ये है कि इनको जू में रखकर शोपीस बना दिया जाएगा, वहाँ ये लोगों के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा होंगे। एक खौफ तो ये भी है कि डायरवुल्फ जो थे वो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो चुके थे बिना किसी बड़े ह्यूमन इंटरफेरेंस के। 10,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम में नेचुरली चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, इन सब चेंजेस ने मिलकर इस जानवर को जो है एक्सटिंक्ट कर दिया। तो क्या आज की इकोसिस्टम में इसकी कोई जगह भी मौजूद है या नहीं? और जिन जानवरों को ये डायरवुल्फ शिकार करते थे वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर इन्हें वापस जंगलों में छोड़ दिया जाए तो ये वही शिकार करेंगे जो ग्रे वुल्व्स और मॉडर्न वुल्व्स आज के दौर में करते हैं, लेकिन इनकी जरूरत पूरी ना होने की वजह से ये दोबारा एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मैंने जो आपको कहा ये एज्यूम करके कहा कि असल में डायरवुल्व्स मौजूद हैं, लेकिन क्या ये असल डायरवुल्व्स है जो क्लोजर बायोसेंस कंपनी ने बनाए हैं? तो इसका जवाब शायद ना है। ये ग्रे वुल्व्स के ना जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है, वही ग्रे वुल्व्स जिसके 14 जीन्स को चेंज किया गया है। लेकिन डीएनए में कितने जीन्स होते हैं ये नंबर मिलियंस में है, ये तो 0.0001% भी चेंज नहीं की गई है। अगर ग्रे वुल्व्स 99.5% अपने डीएनए जो है वो डायरवुल्फ के साथ शेयर करते भी हैं, तो क्या डायरवुल्व्स के जो 99.5% जो डीएनए है वो क्या एक्सटिंक्ट हो चुके डायरवुल्फ के साथ शेयर करेंगे? बात असल यहाँ पर यह है कि अगर हमने दोबारा डी एक्सटिंक्ट करना है एक्सटिंक्ट हो चुके डायरवुल्व्स को, तो हमें उसके जो डीएनए उसको अच्छे से स्टडी करना होगा और हमें हजारों जीन्स में वही अल्टरेशन करना पड़ेगा ताकि हमें वही जानवर दोबारा हासिल हो। अगर हम ये चाहते हैं, क्योंकि देखो ना इंसानों और चिंपैंजीज का भी 98.5% तक डीएनए मैच करता है सॉरी 98.8% तक। अगर किसी दिन साइंटिस्ट इन द फ्यूचर में कहता है कि हमने जो है वो चिंपैंजीज के डीएनए में 14 चेंजेस किए, तो क्या वो इंसान बन जाएगा या फिर उससे जो ब्रीडिंग करवाया जाएगा क्या वो इंसान होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे उन जानवरों पर लगा देना चाहिए जो आज के दौर में जिंदा हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। हमें उन जानवरों को बचाना चाहिए असल में जो इस इकोसिस्टम के साथ एडजस्ट हो चुके हैं और आज के जमीन पर रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ व्हाइट राइनोज जो कि 500 से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये बड़े हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
वैसे साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि इन राइनोस को कैसे बचाया जा सकता है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन असल मसला ये है कि हम रिग्रेट सिर्फ तब करते हैं जब कोई चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हमें सिर्फ अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या। 2019 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने कहा कि आज 1 मिलियन से ज्यादा प्लांट्स और कई ऐसे किस्में हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं जानवरों के। अगर आज हम इन किस्मों को बचा लें तो इन द फ्यूचर में हमें इन्हें डी एक्सटिंक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कहावत है, an ounce of prevention is worth a pound of cure। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं इसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।